नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं एक कानूनी पहेली को सुलझाने वाले हैं। सोचिए, एक बाउंस हुआ चेक का मामला है। पहली नजर में लगता है कि केस बिल्कुल सीधा है ना? जिसके खाते से चेक बाउंस हुआ वही अपराधी है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारे पास कुछ ऐसे सुराग हैं, कुछ कानूनी लेख और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अंश जो इस पूरी कहानी को पलट सकते हैं। आज का हमारा मिशन यही समझना है कि वो कौन से मुख्य कानूनी बिंदु हैं जो न सिर्फ आरोपी को बचा सकते हैं बल्कि पूरी तरह से दोषमुक्त भी करा सकते हैं। और इसका सारा राज एक शब्द में छिपा है, एग्जीक्यूशन। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो जब चेक बाउंस होता है तो पहली नजर में यही लगता है कि आरोपी की गलती है, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि मामला सिर्फ पैसे न होने का नहीं है। असल सवाल तो ये है कि क्या ये साबित हो सकता है कि आरोपी ने ही वो चेक भरा था और उस पर हस्ताक्षर किए थे? अगर इस पहली सीढ़ी पर ही संदेह पैदा हो जाए तो क्या होता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर कानून का असली खेल शुरू होता है। देखिए, कानून एक धारणा के साथ चलता है जिसे हम एनआई एक्ट की धारा 139 की धारणा कहते हैं। मतलब अदालत पहले से मानकर चलती है कि चेक किसी कानूनी देनदारी के लिए ही दिया गया होगा। अच्छा, तो मतलब बोझ आरोपी पर होता है कि वो साबित करे कि कर्ज नहीं था। शुरुआत में हाँ, लेकिन ये धारणा आप समझिए कच्चे धागे की तरह है। ये तभी तक कायम रहती है जब तक ये साबित हो कि चेक सही तरीके से जारी किया गया था। अगर आरोपी अदालत में ये शक भी पैदा कर दे कि साहब चेक मैंने भरा ही नहीं था, या मेरे हस्ताक्षर मेल नहीं खाते हैं, या फिर मुझसे तो एक खाली चेक पर दस्तखत करवाए गए थे, तो वो धागा टूट जाता है। बिल्कुल वही टूट जाता है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बासलिंगप्पा वर्सेस मुदीबा सप्पा वाले केस में साफ कहा है, अगर चेक का निष्पादन यानी उसका एग्जीक्यूशन ही संदिग्ध हो जाए तो धारा 139 की धारणा खारिज हो जाती है और बस यहीं से पूरा केस ढहना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस संदेह को पैदा कैसे किया जाए? सिर्फ कह देने से तो अदालत नहीं मानेगी। स्रोत 4 मजबूत आधार बताते हैं। पहला तो सुनने में बहुत तर्कसंगत लगता है। आरोपी अनपढ़ है और चेक अंग्रेजी में भरा हुआ है। बिल्कुल, और कानून भी इसी तर्क पर चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने पी वेणुगोपाल वी मदन पी सराइथी मामले में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है तो ये कैसे माना जा सकता है कि उसने अंग्रेजी में भरा हुआ चेक जारी किया होगा। हाँ, ये तो कॉमन सेंस की बात लगती है। सही है। इससे अभियोजन पक्ष की कहानी अपने आप में कमजोर पड़ जाती है। अदालत के मन में एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि ये हुआ तो कैसे हुआ। और यहीं पर एक और दिलचस्प मोड़ आता है, शिकायतकर्ता के अपने ही शब्द। स्रोत में एक ऐसी स्थिति का जिक्र है जहां चेक तो अंग्रेजी में है, लेकिन जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान शिकायतकर्ता खुद कह देता है कि चेक तो हिंदी में भरा था। ये तो केस के लिए बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी। इसे कानूनी भाषा में मटीरियल कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं, मतलब एक घातक विरोधाभास। हाँ, क्योंकि ये शिकायतकर्ता की विश्वसनीयता को पूरी तरह से खत्म कर देता है। अदालत ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अगर शिकायतकर्ता को ये भी याद नहीं कि चेक किस भाषा में भरा गया था, तो उसकी बाकी की कहानी पर कैसे भरोसा किया जाए। जॉन के अब्राहम और वी साइमन के अब्राहम केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि अगर शिकायतकर्ता की कहानी में इतना बड़ा विरोधाभास है तो केस में दम नहीं रहता। वाह, मतलब सिर्फ एक छोटी सी चूक के चेक हिंदी में था या अंग्रेजी में पूरे केस का रुख पलट सकती है। तो अनपढ़ होना और बयानों में विरोधाभास, ये 2 बिंदु हो गए। अब आते हैं सबसे ठोस सबूत पर, हस्ताक्षर। अगर हस्ताक्षर ही मेल ना खाएं तो? यहाँ कानून बिल्कुल स्पष्ट है। उत्तम राम वी देवेंद्र सिंह हूदन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर चेक पर हस्ताक्षर आरोपी के साबित नहीं होते तो उसे बरी किया जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक मिनट, कई बार ऐसा भी तो होता है कि आरोपी मान लेता है कि हस्ताक्षर तो मेरे हैं, पर बाकी मैंने कुछ नहीं भरा। अब बहुत अच्छा सवाल है, और हमारे स्रोत इसी गहरी बात की तरफ इशारा करते हैं। विवाद सिर्फ हस्ताक्षर का नहीं, बल्कि चेक में भरी गई लिखावट यानी हैंडराइटिंग का भी हो सकता है। अगर आरोपी कहता है कि हस्ताक्षर मेरे हैं लेकिन बाकी डिटेल्स मैंने नहीं भरी, तो सिर्फ हस्ताक्षर का मिलान काफी नहीं है। अच्छा, तो मतलब लिखावट की भी जांच होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। टी वसंतो कुमार वर्सेस विजय कुमारी केस के अनुसार ऐसी स्थिति में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट लेना जरूरी हो जाता है। इसके बिना अगर सजा दे भी दी गई तो वो ऊपरी अदालतों में रद्द हो सकती है।
ये ऐसा है कि आपने सिर्फ लेखक का नाम पढ़ा, किताब के अंदर की कहानी किसी और ने लिख दी। यह हमें उस सबसे आम स्थिति पर लाता है जिसके बारे में कई लोग सोचते हैं, खाली हस्ताक्षरित चेक। अक्सर लोग सुरक्षा के तौर पर या भरोसे में ऐसा चेक दे देते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट का नजरिया क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और इस पर हाल के वर्षों में, मतलब 2021 से 2025 के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपना रुख साफ किया है। और वो क्या है? अगर किसी ने सिर्फ हस्ताक्षर करके खाली चेक दिया था और बाद में शिकायतकर्ता ने उसमें खुद रकम और बाकी जानकारी भरी, तो ये धारा 138 के तहत अपने आप में अपराध नहीं बनता। ऐसा क्यों? चेक तो दिया गया था। हाँ, पर धारा 138 का मकसद उस चेक को प्रोटेक्ट करना है जो एक मौजूदा कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण के लिए दिया गया हो। लीगली इन्फोर्सेबल डेट। जी, मतलब जब चेक दिया जा रहा था उस वक्त एक तय रकम का कर्ज होना चाहिए था। अगर खाली चेक दिया गया था तो शिकायतकर्ता को यह साबित करना होगा कि उसने जो रकम भरी वो एक असली और कानूनी कर्ज के लिए थी। सिर्फ खाली चेक रखना ही काफी नहीं है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स वी प्रबोध कुमार तिवारी और पी रासाम्मा वी बीजे लक्ष्मी जैसे कई फैसलों में इसी आधार पर सजा को रद्द किया गया है। ये बचाव का सबसे मजबूत बिंदु हो सकता है। तो इन सब का मतलब क्या है? अगर हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ देखें तो अदालत में अंतिम तर्क कैसा दिखेगा? चलिए इन सब धागों को एक साथ पिरोते हैं। स्रोत के अनुसार अदालत का अंतिम निष्कर्ष कुछ इस तरह का होगा। पहला, अदालत देखेगी कि आरोपी अनपढ़ है और अंग्रेजी नहीं जानता, इसलिए उसका अंग्रेजी में चेक भरना असंभव सा लगता है। ये पहला संदेह हो गया। हाँ। दूसरा, चेक पर हस्ताक्षर का मिलान साबित नहीं हुआ है या उस पर विवाद है। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, शिकायतकर्ता ने खुद जिरेह में मान लिया कि चेक हिंदी में भरा था जबकि असली चेक अंग्रेजी में है, जो एक गंभीर विरोधाभास है। और इन सब का नतीजा? इन सब का एक ही नतीजा निकलता है, चेक का निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन ही सिद्ध नहीं होता है। इसलिए धारा 139 की वो जो धारणा थी वो पूरी तरह से खंडित हो जाती है। अभियोजन पक्ष अपना मामला संदेह से परे साबित नहीं कर सका और इसलिए आरोपी को दोष मुक्त किया जाता है। बिल्कुल। तो आज के इस चर्चा का सबसे बड़ा सबक ये है कि धारा 138 के मामलों में ध्यान सिर्फ इस बात पर नहीं होना चाहिए कि चेक बाउंस हो गया, बल्कि असली लड़ाई इस बात की है कि चेक की शुरुआत कैसे हुई, उसका एग्जीक्यूशन कैसे हुआ। अगर इस नींव को सफलतापूर्वक चुनौती दी जा सकती है तो पूरा केस ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। बिल्कुल। और यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है जो शायद इस चर्चा से भी बड़ा है। हमारे देश में व्यापार और अनौपचारिक लेन देन में सिक्योरिटी के तौर पर खाली या पोस्ट डेटेड चेक का इस्तेमाल बहुत आम है। ये एक तरह से एक प्रथा बन चुकी है। हाँ, ये तो होता है। ऐसे में धारा 138, जिसे चेक की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए बनाया गया था, क्या कभी-कभी ऐसे विवादों को निपटाने का एक जरिया बन जाती हैं जो मूल रूप से दीवानी यानी सिविल नेचर के हैं, न कि आपराधिक। एक वास्तविक कर्ज और एक खाली चेक का लाभ उठाने के बीच की जो बारीक रेखा है, उसे अदालतें लगातार परिभाषित करने की कोशिश कर रही हैं। ये कानून के इरादे और जमीनी हकीकत के बीच एक निरंतर चलने वाला द्वंद्व है।